तो हम लोग करेंगे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, जिनको हम डिन्यूटेशनल प्रोसेसेस भी कहते हैं। ये होते कहां पे हैं? ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ और नियर दी सरफेस ऑफ द अर्थ पे देखने को मिलते हैं हमको। इसके मेजर रोल कौन जो है प्ले करता है एक्सोजेनिक प्रोसेस के लिए? कौन करता है? तो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। देखो बारिश होगी तो उससे जो है लूजनेस आएगी रॉक में। एक्चुअली में एक्सोजेनिक प्रोसेस है क्या? पीलिंग ऑफ, जैसे आप प्याज को खोल देते हो तो ब्रेक डाउन है ना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स है ना, डिन्यूटेशनल प्रोसेस भी कहते हैं। तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते नहीं करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें एक तो रॉक की सरफेस पे शियर स्ट्रेस आ जाता है और रॉक के इंटरनल पार्ट में स्ट्रेस आ जाता है। यानी यही दो फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर breaking down of rocks. So these two forces are responsible for complete exogenic process. समझ रहे हो? Shear stress on the surface and stress in internal part of the rock. Okay. अगर हम बात करेंगे यहां पे एक्सोजेनिक की, तो तीन प्रोसेस एक्सोजेनिक में होते हैं: वेदरिंग, मास मूवमेंट ऑल्सो नोन एज मास वेस्टिंग, याद रखेंगे मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। वेदरिंग और मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग आर इन सितु, यानी ऑन साइट होते हैं, दूसरी जगह पे जाके नहीं होते हैं। और प्राइमरी एजेंट कौन है इसको कराने वाला? ग्रेविटी, जैसा कि अभी हमने सीखा। जैसे कि यहाँ पे एक बड़ा सा रॉक पड़ा हुआ है और ये रॉक धीरे धीरे समय के साथ जो है डिसइंटीग्रेट होके गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, तो ये अंडर ग्रेविटी गिरेगा और इसी प्रोसेस को वी कॉल्ड इट एज वेदरिंग। और अगर इस बड़े से रॉक के ऊपर छोटा सा रॉक पड़ा है और वो समय के साथ रॉक नीचे गिर जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको बोलेंगे हम मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग। समझ के बात को? ये दोनों इन सितु हैं, वहीं पे इरोजन और डिपोजिशन कैसा है? एक्स सितु, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक है। और इसके प्राइमरी एजेंट क्या है? विंड एंड वाटर, ये है इसके प्राइमरी एजेंट, है ना? सही बात है। अच्छा, वहीं पे हम सबसे पहले शुरू किए हैं वेदरिंग। वेदरिंग होती क्या है? डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। इसको डिन्यूडेशन, डिन्यूड या पील ऑफ भी कहते हैं। ठीक है। वेदरिंग कितने प्रकार की होती है हमारे पास? तीन प्रकार की: फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में आपको देखने को मिलेगा क्या? एनिमल्स फरो यानी होल्स बना लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड है सीधे ना, या प्लांट के रूट्स चले जाते हैं, या तीसरा इसका एग्जांपल एक और ले सकते हैं हम लोग, जो है ह्यूमंस की एक्टिविटी से रॉक टूट जाए, ह्यूमंस खुद तोड़ दें, तो वो किस में आ जाएंगे? बायोलॉजिकल वेदरिंग में। केमिकल वेदरिंग में जब फॉर्मेशन ऑफ केमिकल से रॉक टूटे, या केमिकल एक्टिविटी से रॉक टूटे, या सॉल्यूशन बन जाए उसकी वजह से रॉक टूटे। ठीक है। इसमें केमिकल वेदरिंग में पांच चीजें: सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसमें डिसॉल्व हो जाता है? रॉक, वाटर में, और वाटर की क्वांटिटी यहां पे क्या होगी? ज्यादा। ठीक है। वहीं पे इसके ही अगेंस्ट एक है हाइड्रेशन प्रोसेस। हाइड्रेशन में रॉक पार्ट का अमाउंट ज्यादा होगा और ये केमिकली ऐड होगा इसमें वाटर, वाटर ऐड होगा। पहले रॉक ऐड हो रहा है पानी में, है ना? यहां पे रॉक पानी में ऐड हो रहा है। मान लो ये बकेट में पानी है, इसमें रॉक गिर रहा है, लेकिन यहां पे एक रॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर पानी गिर रहा है। ठीक है। ये दोनों में मुख्य डिफरेंस है। ठीक है। कार्बोनेशन में रिएक्शन विद कार्बोनिक एसिड, है ना? अगला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अगर किसी रॉक में ऑक्सीजन का ऐड होना या आपका हाइड्रोजन का रिड्यूस होना हो तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाता है। कीलेशन, छोटे छोटे कीलेट्स फॉर्म हो जाते हैं। जैसे आपने देखा है एक पुरानी सी हवेली में जाओ, वहां पे ईंट जो होगी उसके ऊपर छोटी 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 मिट्टी आ जाएगी बहुत सारी, वो कीलेट्स ही होते हैं एक तरीके से। रेड रेड कलर की रस्ट जैसी हमें रॉक पे दिखे, वो कीलेशन होती है। अब आ जाते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। तो सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसी कोई एक वेदरिंग नहीं है जो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वेदरिंग कौन सी कराएगी? तो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वेदरिंग तो वैसे सॉल्यूशन से ही होती है, और तो कोई ऐसा नहीं है। जैसे कार्बोनिक एसिड होगा तभी होगी, तो इसके तो प्रेफर्ड एरियाज होंगे ना कार्बोनिक एसिड के। कीलेशन का टाइम पीरियड बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है। वहीं पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। तो सॉल्यूशन एकमात्र बचता है जिसमें वेदरिंग हमें देखने को मिलती है सबसे ज्यादा अमाउंट में होगी। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे फिजिकल वेदरिंग की, तो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वेदरिंग जो कराता है वो फिजिकल है। मोस्ट अमाउंट ऑफ वेदरिंग
इन तीनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल में पहला अनलोडिंग एंड एक्सपांशन। हमने आपको जो पीडीएफ दिया है उसका एक फोटो देख लो, अनलोडिंग एंड एक्सपांशन। होगा क्या कि मान लीजिए एक एक इंटरनल उसके अंदर रॉक है, ठीक है, यहां पे मिट्टी है बहुत सारी, है ऊपर बहुत सारी मिट्टी है। जो ऊपर मिट्टी है ये अनलोड हो जाए, अनलोड इरोजन की वजह से हो जाएगी, इरोजन की वजह से ये मिट्टी अनलोड हो जाएगी। अनलोड का मतलब है हट जाएगी, और अनलोड होने के बाद जब रॉक बाहर निकल के आएगा, ये मिट्टी हटी और रॉक जब बाहर निकल के आएगा तो रॉक पे हाई टेम्परेचर, फिर लो टेम्परेचर, दिन का हाई टेम्परेचर, रात का लो टेम्परेचर, फिर दिन का हाई टेम्परेचर, फिर रात का लो टेम्परेचर, ऐसे पड़ेगा तो रॉक हो जाएगा एक्सपांड, और एक्सपांड होने के बाद रॉक जाएगा टूट। इसे ही बोलते हैं अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। समझ के बात को? अच्छा, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ प्लूटोन। व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू मीन बाय प्लूटोन? प्लूटोन एक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है प्लूटोनिक रॉक्स। कौन से होते हैं प्लूटोनिक रॉक्स? प्लूटोनिक रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं, हमेशा याद रखो, इंट्रूसिव रॉक्स आर प्लूटोनिक रॉक्स। इंट्रूसिव होते हैं वो प्लूटोनिक्स होते हैं ना, उनको प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। चलिए, अनलोडिंग क्या है? अनलोडिंग बताया था मैंने, जैसे एक रॉक है उसके ऊपर जो है एक्सपेंशन तो समझ आ गई कि हीट की वजह से एक्सपैंड कर रहा है। हाँ, देखो मैं बताता हूं, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन में क्या है। मान लीजिए ये आपका एक रॉक है, ठीक है, ये जो रॉक है, इस रॉक के ऊपर काफी सारी मिट्टी है। अब ये मिट्टी कहां से आई है? कहीं से आ सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे रॉक्स हैं जिनके ऊपर मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी की इतनी लेयर नहीं है, और भी मिट्टी है इसके ऊपर इतनी, है ना। अब ये मिट्टी हटेगी तो अंदर वाला रॉक वेदर्ड होगा, मिट्टी नहीं हटेगी तो वेदरिंग नहीं होगी। तो ये मिट्टी हट किससे रही है? जो सॉइल है, इरोजन हो रहा है इसका, सॉइल का, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कोई भी ले जा रहा होगा, विंड, वाटर, कुछ भी ले जा रहा होगा। तो जैसे ही ये मिट्टी हटी वैसे ही इसका ऊपर वाला पार्ट खुल जाएगा, रॉक का, खुलेगा नहीं खुलेगा? और जब ये खुलेगा तो इस पे पड़ेगी हीट, और हीट पड़ेगी तो ये एक्सपांड होगा, फिर कॉन्टैक्ट होगा, फिर एक्सपांड होगा, फिर कॉन्टैक्ट होगा, टूट जाएगा। तो इसे बोलते हैं, इस मेथड को, इस प्रोसेस को बोलते हैं अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। यहां पे एक और वर्ड यूज कर सकते हो, अनलोडिंग एंड एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन भी रॉक की एक प्रॉपर्टी है। एक्सफोलिएशन वर्ड यूज करते हैं पीलिंग ऑफ। जैसे एक रॉक है, उसमें क्या होता है, परत की तरह टूट रहा है वो रॉक, परतों की तरह टूट रहा है, परत समझते हो? हाँ, लेयर्स, लेयर्स के थ्रू टूट रहा है ये, यस। तो इस लेयर्स की तरह टूटने को क्या बोलते हैं हम? एक्सफोलिएशन, सॉरी एक्सफोलिएशन। तो इसको आप अनलोडिंग एंड एक्सफोलिएशन भी बोल सकते हो, अनलोडिंग एंड एक्सपांशन भी बोल सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? डाउट है? चले आगे, ओके। तो नेक्स्ट आप एक्सफोलिएशन ही लिख सकते हो। अच्छा, जरूरी नहीं है अनलोडिंग एंड एक्सफोलिएशन हो, सिर्फ एक्सफोलिएशन भी हो सकता है। एक आज, अच्छा वो रखा है पीछे, एक्सफोलिएशन भी दूसरा है, एक्सफोलिएशन। अच्छा, ये एक्सफोलिएशन होगा कहां पे? वेयर, इन विच एरियाज? एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन कहां दिखता है हमें? एक्सफोलिएशन होता क्या है कि एक रॉक है मान लीजिए,
ये रॉक जो है आपका कुछ लेयर्स में टूट रहा है, इस तरह से इसके ऊपर से लेयर्स टूट रही हैं। ये लेयर्स कैसे टूट रही हैं? विद हाई टेम्परेचर, जहां पे ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत हाई हो, ड्यूरनल रेंज इज वेरी हाई। इसका मतलब समझे जो वर्ड हमने लिखा है अभी, 24 घंटे में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। यानी हाँ, यानी दिन का टेम्परेचर ज्यादा बहुत और रात का टेम्परेचर कम बहुत, है ना। तो बिल्कुल जैसा कि आपने बोला, तो यहां पे ये भी याद रखिएगा, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन में भी ड्यूरनल रेंज ज्यादा होगा और ड्राई रीजन होगा, याद रखिएगा हमेशा। यहां पे भी याद रखिए, ड्राई रीजन, ड्राई एरिया होगा। समझ गए बात को? एक्सफोलिएशन भी समझ में आ गया? उसमें दिया नहीं है क्या? दिया होगा, देखो। दिया है, चलिए। अच्छा, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन दे रखा है, चलो ठीक है, बहुत बाद में बताएंगे। लेकिन हम फ्रीजिंग, थॉइंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग, तीसरा प्रकार है फ्रॉस्ट वेजिंग, थर्ड टाइप है ये। नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं? बहुत इजी पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल वेदरिंग। खत्म। ये टाइप्स याद करो। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? डिफिकल्ट पोर्शन है वैसे, नहीं है तब ठीक है। देखिए ऐसे करके आपका, इधर देखो, ध्यान दो, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, लिख रहे हो। कीप योर आईज ऑन द वर्ड, है ना। अब देखो, इन दो पिलर्स के बीच में पानी भर गया, है ना, और अगर आइस बन गई, टेम्परेचर कम हो गया, यस, दीज आर रॉक्स, है ना, ये रॉक है ना। हाँ ठीक, क्योंकि रॉक के बिना तो वेदरिंग होगी नहीं, है ना। इसमें पानी भर गया, जब ये आइस बनेगी तो एरिया को, तो क्या ये टूटेंगे? दूर जाएंगे, मतलब नहीं तोड़े हमने, दूर कर दिया इनको, ये दूर हो गए, बिछड़न हो गया इनके बीच में। हो गया। इनमें इतना पानी भरा हुआ था, मान लीजिए थोड़ा सा, मतलब ये वाला पानी भरा हुआ था, और पानी भर गया आगे, फिर से आइस बनेगी, अब टूट जाएंगे, अभी नहीं टूटेंगे तो अगली बार टूट जाएंगे, है ना। तो इसे ही फ्रीजिंग या फ्रीइंग भी बोलते हैं। फ्रीइंग क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से फ्री हो रहे हैं। फ्रीइंग, थॉइंग या फ्रॉस्ट वेजिंग, सबसे कॉमन यूज होने वाला वर्ड है फ्रॉस्ट वेजिंग। सेम चीज है, हाँ, तीनों, फ्रीइंग, थॉइंग या फ्रॉस्ट वेजिंग, एक ही बात है, एक दूसरे के लिए अल्टरनेटिवली यूज हो सकते हैं ये। सिर्फ आइस से हो सकता है ये? हाँ, ये तो फ्रॉस्ट वर्ड आ गया तो आइस ही होगा। आप किससे कराना चाहते हो, कराओ, फिर हमको भी पता चले। मतलब जैसे इरोजन की वजह से धूल मिट्टी आके उधर एक्यूमुलेट हो गया, तो उससे भी कुछ नहीं। रॉक, आप एक बात सोचो, रॉक में धूल कैसे ज्यादा भर सकती है? वो जितनी है उतनी तो भर पाएगी। धूल कैसे ज्यादा भर सकते हो आप? कैसे भरोगे बताओ? या तो वो रॉक इतना सॉफ्ट हो कि आप थोड़ी भी धूल डाल रहे हो, उसका मुंह और ओपन हो जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट रॉक मास, सॉरी सॉइल मास। 3 हो गए। चौथा है ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन।
चौथा क्या है? ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन बड़ा ही सिंपल है। एक बड़ा सा रॉक, जिससे हमने शुरुआत की थी इस टॉपिक की, एक बड़ा सा रॉक रखा हुआ है, छोटे छोटे कण जो है टूटते जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, है ना? सिंपल है। एक है ब्लॉक सेपरेशन। ब्लॉक सेपरेशन का मतलब है ब्लॉक ही सेपरेट हो जाए। ब्लॉक सेपरेट मतलब कि इस पे पड़ी इतनी तेज धूप कि ये यहां से जो है दो पार्ट में टूट गया धूप की वजह से। बारिश की वजह से भी हो सकता है, ये नहीं हमने कहा सिर्फ धूप की वजह से हो सकता है। तो मतलब एक्सपेंशन की वजह से टूटा है? नहीं, एक्सपांशन तो हुआ ही नहीं। हो सकता है एक्सपांशन हुआ हो तो टूटा हो, लेकिन दो पार्ट हो गए रॉक के, तो ये ब्लॉक सेपरेशन बोलते हैं। और दो से ज्यादा पार्ट हो जाएं तो उसे शटरिंग बोलते हैं। शटरिंग। शटरिंग तब होती है जब रॉक्स में ना वीक लेयर स्ट्रॉन्ग लेयर, वीक लेयर स्ट्रॉन्ग लेयर ऐसे होती है, तो शटरिंग हो जाती है। और सेवंथ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोन एज हेलोकास्टी और सॉल्ट वेदरिंग। हेलोकास्टी और सॉल्ट वेदरिंग। हेलोकास्टी और सॉल्ट वेदरिंग। हेलोकास्टी और सॉल्ट वेदरिंग का मतलब क्या है? जैसे ये है समंदर का किनारा, है ना? समंदर के किनारे की आएंगी लहरें, यहां पे एक रखा हुआ है बड़ा सा रॉक, बहुत बड़ा सा रॉक, इस पे ये समंदर की लहरें जाएंगी, और अगर इस रॉक में थोड़े थोड़े होल्स हैं और उन होल में अगर सॉल्ट पार्टिकल भर गया, क्या भर गया अंदर? सॉल्ट पार्टिकल चला गया, तो सॉल्ट पार्टिकल जब गर्मी होगी तो ये सॉल्ट पार्टिकल क्या करेगा? एक्सपांड करेगा, क्या तोड़ देगा इस रॉक को। समझे बात को? नहीं समझे? सर जो वो नहीं समझे? अरे हाँ, केमिकल बिल्कुल नहीं हुआ। कैसे? हम बताते हैं। इस होल में सॉल्ट भर दिया हमने, और इस होल में जो सॉल्ट भरा है, ये होल हाई टेम्परेचर की वजह से जब सॉल्ट एक्सपांड करेगा तो ये टूट जाएगा कैप। तो ऐसे ही अगर रॉक टूट जाए तो वो सॉल्ट वेदरिंग या हेलोकास्टी कहलाती है। और ये तभी होगी जब ओशियन का किनारा होगा। ऐसे तो कोई बेला थोड़ी ना बैठा है रॉक में सॉल्ट भरेगा जाके। आप किससे कराना चाहते हो बताओ? नहीं, आप मुझे ऑप्शन तो दोगे कि मैं इससे कराना चाहती हूं। आप मुझे ऑप्शन तो दो कि मैं इससे कराना चाहती हूं, तब तो मैं उस पर कुछ सैंड से पॉसिबिलिटी कम ही है। सॉल्ट ज्यादा एक्सपांड करेगा। जैसे वाटरफॉल्स होते हैं, फ्रेश वाटर वाटरफॉल्स होते हैं, तो उनके अराउंड में तो रॉक्स ऐसे होते हैं। हाँ, वहां पे वेदरिंग किस वजह से? उन रॉक्स की वेदरिंग नहीं मैं समझा नहीं। जैसे ओशन का सिनेरियो आपने बताया। हाँ हाँ। अब जैसे वाटरफॉल हो गया, वाटरफॉल का जो नीचे जहाँ पे गिरता है वो पिट होता है, हाँ उधर भी रॉक्स होते हैं। हाँ। वहाँ पे सॉल्ट नहीं होगा क्योंकि सैलाइन वाटर वाटरफॉल मान लो ना हो। हाँ, जिस पे गिर रहा है वो तो इरोड होगा, समय के साथ इरोजन होगा उसका। मतलब उसके किनारे अगर कोई रॉक रखा हुआ है किनारे, उसमें मतलब देखो अगर इमर्ज भी है तो वहां पे सॉल्ट तो है नहीं, तो हेलोकास्टी तो पॉसिबल है नहीं। और कोई वेदरिंग हो सकती है, हमने कब मना किया? यानी वाटरफॉल्स के पास में सॉल्ट वेदरिंग या हेलोकास्टी तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो फ्रेश वाटर होता है ना? सैलाइन वाटर वाटर बॉडीज, हेलोकास्टी तो वहीं पे पॉसिबल है। मतलब हम इसमें सॉल्ट को लेके चल रहे हैं, सॉल्ट ही मेरा मेजर जो कंपोनेंट है वो है। तो आप उसको छोड़ हटा दोगे अगर पिक्चर से ही, तो ये वाली गैदरिंग तो खत्म हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बड़ी ही अजीब नाम है इसका, हेलोकास्टी। हेलो, हेलाइन,
हेलो इफेक्ट तो ठीक है, वो तो गलत हो जाएगा अगर हेलाइन। हेलाइन मतलब सलाइन, आइसो हेलाइन, है ना? तो इसलिए हेलोकास्टी नाम रखा गया है इसका। समझ गए बात को? तो वेदरिंग क्लियर हो गया। सबसे बड़ा वेदरिंग ही था, बाकी तो सब छोटे। क्लियर, कोई डाउट नहीं, चल सकते हैं आगे हम लोग। ठीक है, अब आ जाते हैं मास मूवमेंट पे। मास मूवमेंट और मास वेस्टिंग। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इरोजन की वजह से बनते हैं। लैंडफॉर्म्स दो प्रकार के होते हैं, इरोजनल, एक डिपोजिशनल। अगर यहां से रिवर जा रही है तो ये अपने साथ कहीं से इरोड करके ले जाएगी ना मटेरियल को, इरोड करेगी ना मटेरियल को। और ये जहां पे जाएगी वहां डिपॉजिट होगा। हाँ बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? लैंडफॉर्म तो अलग ही अलग बनेंगे, एक क्यों बनेंगे? क्या सोचे पड़ेगी? हाँ बोलो बोलो, इतना पढ़ना पड़ता है ऐसा? आर यू थिंकिंग दैट कॉन्टेक्स्ट? तुम जो सोच रही हो, क्या सोच रही हो? चले आगे, चलो। मास मूवमेंट दूसरी प्रकार का एक्सोजेनिक प्रोसेस है, दैट इज मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग। मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग, एक बार नहीं, इससे बहुत बार आता है। यस, स्पीड और ड्राइव। मास मूवमेंट और मास वेस्टिंग, ये एक तो हो सकता है रैपिड और एक हो सकता है स्लो। दो तरह का हो सकता है, रैपिड और स्लो। मास मूवमेंट क्या होता है? बड़े से रॉक का एक पहाड़ से, एक हिल या माउंटेन से बड़े से रॉक का ऊपर से नीचे गिरना, या रॉक के कंपोनेंट्स का ऊपर से नीचे गिरना। फॉलिंग ऑफ रॉक और इट्स कंपोनेंट्स, इंक्लूडिंग marshy soil or dry soil is called mass wasting और mass movement। ठीक है, अगर डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो। ड्राई सॉइल इज कॉल्ड मास वेस्टिंग और मास मूवमेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग मार्शी सॉइल और ड्राई सॉइल। अब हम क्या करें, फिगर बनाएं इसको पूरा? यही समझाना है हमको, आपको इसी में ही समझा दें। ऑनलाइन वालों के लिए लगा देंगे, फिर पॉज कर दो फिर।